हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और बहुत बच्चों की ये डिमांड थी कि इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की जाए, तो ठीक है, आज से इंग्लिश की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले आज मैं इंग्लिश में बता देता हूँ कुछ कुछ बातें, क्योंकि इंग्लिश को कुछ लोग ये समझते हैं कि कहीं पढ़ के हम जो है हमें मिरेकल हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा और एकदम से हमें इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज अगर आपको बोलनी सीखनी है तो प्रैक्टिस करिए बोलने की। यानी ऐसा माहौल हो हमारे आसपास, ऐसा वातावरण हो जहाँ बोलने वाले लोग हों। लेकिन हमें बोलना आए ना आए, इट डजेंट मैटर, हमें चाहिए एग्जाम के लिए इंग्लिश। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर हमें एग्जाम के लिए इंग्लिश चाहिए तो उसके लिए हमारी ग्रामर पक्की हो और वो कैब जो है हमें आनी चाहिए। बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हालांकि ग्रामर के लिए भी प्रैक्टिस, लेकिन वो प्रैक्टिस ऑन द पेपर होती है जो हम एग्जाम के लिए करते हैं। लेकिन बोलने के लिए अलग अभ्यास की जरूरत होती है, वो बोलने वाला अभ्यास होना चाहिए। तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ना ही मैं स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ किसी को, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस मैं ग्रामर को सिखाऊंगा कि कौन सा ग्रामर किस तरह से यूज करनी है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, किस तरह से वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से। अगर बच्चों बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बड़ी सिंपल सी बात है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, सब जानते हैं। और इस भाषा में हर भाषा अपना अल्फाबेट रखती है। क्या रखती है बच्चों? अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। हालांकि हिंदी पे ज्यादा फोकस ना करें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन सेंस तो समझ में आना चाहिए कम से कम। ये चीज हमारी देखने वाली होगी। अल्फाबेट, अल्फाबेट ध्यान रखें, केवल और केवल एक इसको प्लूरल नहीं बना सकते आप, ये सिंगुलर ही माना जाएगा। प्लूरल क्यों नहीं बना सकते आप? खुद सोचिए। वर्णमाला, वर्णों की माला जिसमें लेटर्स हों, अक्षर हों। तो इस अल्फाबेट में इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, समझते रहना। दो चीजें होती हैं, एक तो वोवेल होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट, बॉल बोलते हैं इनको, बॉल। डब्ल्यू का जो इसमें प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट रहता है, बट हिंदी मीडियम वाले वोवेल बोल देते हैं, सो नो प्रॉब्लम। मैंने अभी बताया स्पोकन इंग्लिश पे हम काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए। वोवेल की बात करते हैं तो सब जानते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी 5 जो है हमारे वोवेल होते हैं। और उसके अलावा जो बचे 21, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आप एक चीज देखेंगे, हालांकि ये बात एसएससी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बच्चों टेट वगैरह के लिए जो टेट की परीक्षा देते हैं, टेट की परीक्षा में आई थिंक 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी टेट में भी आया है और सी टेट में भी क्वेश्चन आया है। बच्चे जो वोवेल होते हैं, अब आप सोचिए हिंदी में आपके अराउंड 49 to 52 लेटर्स हैं, है ना, अक्षर है, वर्ण है। और उन अक्षर अगर हिंदी से इंग्लिश बनानी हो हमें, जैसे इस तरह से बनानी हो, जैसे मैंने लिखा राम और हिंदी में, तो हिंदी से इस तरह से इंग्लिश बनानी हो अगर हमें, तो आप सोचिए उतने ही वर्ण चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन उतने वर्ण तो है नहीं। इसमें तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में 52। तो कैसे वो लैंग्वेज कन्वर्ट करी जाएगी इंग्लिश में? तो मैं बता दूं बच्चों, वोवेल में हर वोवेल के 4 साउंड होते हैं अपने। कितने साउंड होते हैं? 4 साउंड होते हैं। कितने? 4 साउंड। और जब हर वोवेल के 4 साउंड होंगे तो बोलो टोटल वोवेल के कितने साउंड होंगे? 20 साउंड। तो 20 ध्वनियां रखते हैं ये। 20 साउंड ये हो गए। ये प्रत्येक कॉन्सोनेंट केवल एक ही साउंड रखता है, तो 21 + 20 यानी हो गया 41, यानी कि 41 वर्ड को अब हम कवर कर सकते हैं। अब ये इस बात का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने राम लिखा, तो बच्चों यहाँ ए का मतलब आ है, ठीक है ना? ऐसा हो सकता, मान लो मैं ऐसे लिखना चाहूंगा एक चीज, जैसे TAIN, हालांकि ये कोई वर्ड नहीं है लेकिन मैं लिख सकता हूँ 10। तो यहाँ इसका जो वर्ड है, इसकी जो साउंड है वो कौन निकाल रहा है? ये। तो समझने की बात है। कमल है, कमल लिखना चाहूं तो उसमें भी, और यहाँ ए के लिए आया है, राम में आ के लिए आया है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से हर वोवेल के अपने 5 साउंड होते हैं, और इस तरह से 5 वोवेल के 4 साउंड, प्रत्येक के 4 साउंड होंगे, तो कितने? 20 साउंड बनेंगे आपके। तो वोवेल जो है हमारे, प्रत्येक वोवेल, ये सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अल्फाबेट जो है, पहली चीज समझ गए होंगे यहाँ। वैसे ही एसएससी के काम की नहीं है ये बात, फिर भी कोई बात नहीं, आप ज्यादा जानकारी, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीजें बताऊंगा।
कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अच्छा 26 लेटर हो गए। अब मैंने अभी हमारे एसएससी की क्या काम की चीज है, ये देखो अल्फाबेट जो होता है ना बच्चों, वो प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हर भाषा में कितना अल्फाबेट होगा, वर्णमाला कितनी होंगी, एक ही तो होगी। भाई अक्षरों का जो ग्रुप है वो तो एक ही है, उसी को तो अल्फाबेट बोलते हैं। तो बच्चों कभी भी अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते हैं आप। क्या नहीं लिख सकते? अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है और ये एरर आपके एग्जाम में आई हुई है कई बार। अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल, क्योंकि कहीं जरूरत नहीं। आप कैसे कहेंगे? कुछ लोग बोलते हैं हाउ मैनी अल्फाबेट्स इन हिंदी। भाई हिंदी में हाउ मैनी अल्फाबेट्स? अल्फाबेट तो हर भाषा का एक ही है अपना। लेटर्स कहो आप, आपको क्या कहना चाहिए? हाउ मैनी लेटर्स देयर आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर्स है? 26। आप अल्फाबेट 26 थोड़ी करेंगे, अल्फाबेट तो एक ही है। अल्फाबेट एक ऐसा थैला है जिसके अंदर 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर है, तो थैला तो एक हुआ ना, तो वो वर्णमाला तो एक हुई ना। तो बात आप समझ गए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ही अल्फाबेट होता है, बल्कि हर भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है जिसके अंदर अक्षर जो होते हैं लेटर्स, तो वो लेटर्स होते हैं, है ना। मैंने यहाँ अल्फाबेट के 2 पार्ट बना दिए। अल्फाबेट में क्या होते हैं बच्चों? लेटर्स होते हैं, और वो लेटर्स क्या है? एक वोवेल है और कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बात समझ गए यहाँ, बिल्कुल बेसिक्स है। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो और हर वोवेल अपने कितने साउंड रखता है बच्चों? 4 साउंड। इस तरह से कितने साउंड हो गए? कुल 20 साउंड रखते हैं 5 वोवेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चिंता ना करें। आप 0 से हीरो लेवल तक जाएंगे, टेंशन मत लो। आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे जब मैं बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। तुम्हें पता है मैं हवाबाजी नहीं करता। हवाबाजी का मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या है, यूट्यूब पे ये लगा दिया कि आज ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। भाई ऐसे कुछ नहीं कि 5 मिनट में कोई भी चीज उड़ जाएगी। पढ़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे आप इंग्लिश को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वैसे इंग्लिश में बहुत बढ़िया होते हैं। चलो देखो, लेकिन मनोबल नहीं गिराना है। सब लोग पढ़ तो रहे हैं, पढ़ के सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक चीज और समझे बच्चे, यहाँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि लैंग्वेज अल्फाबेट के विषय में पढ़ लिया हमने, वोवेल कॉन्सोनेंट के विषय में पढ़ लिया, तो यानी कि हमने लेटर्स पढ़ लिए बेसिकली। तो लेटर्स हमने पता कर ही लिए कितने होते हैं, 26। अगला कंसेप्ट आता है वर्ड्स का, शब्द। तो वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, या एक वर्ड क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट makes a complete sense। हिंदी भी बताऊंगा मैं हर बार, टेंशन लेने की जरूरत है। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह। अक्षर माने कॉन्सोनेंट और वोवेल, उनका समूह दैट मेक्स, बनाता है कंप्लीट सेंस, माने एक सेंसलेस उस चीज को बना देता है एकदम। उसका कोई मीनिंग होगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। जैसे ये समझिए एग्जांपल बतौर इसमें कि आपने कैट लिख दिया, ठीक है, इसका अर्थ बिल्ली है। देखो इसमें लेटर्स हैं, वोवेल है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक चीज लिख दी, जैसे ये लिख दिया TCA, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये वर्ड नहीं माना जाएगा। तो वर्ड का मतलब है एक सेंस, मतलब एक कंप्लीट सेंस वो बनाना चाहिए, कोई ना कोई उसका अर्थ निकलना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस ना हो, दैट इज वर्ड। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाए, एक मीनिंगफुल बात बताए। ठीक है, वर्ड्स के बाद अब आगे जो चलता है बच्चों, वो आती है फ्रेज। क्या आती है? फ्रेज। देखो एक एक चीज पढ़ते चलना। इसको वर्ड फ्रेज भी कह सकते हैं आप, इसको वर्ड फ्रेज भी कहते हैं। फ्रेज कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इतने से बात नहीं बनती, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता। तो अब देखिए सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज में हम आज अंतर जान लेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर मैं कह दूं इसको बच्चों, फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरह का होता है जो एक सेंस तो रखता है ना, दैट हैव सेंस, जो सेंस तो रखता है, लेकिन ये ना तो कोई सब्जेक्ट रखेगा, ना ही कोई सब्जेक्ट होगा इसका, ना ही कोई प्रेडिकेट होगा। इट्स मीन इसकी कोई अपनी वर्ब नहीं होगी, अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये कभी भी एक सेंटेंस नहीं होगा, बस कुछ वर्ड्स होंगे, उनका कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं होगा। ये कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं कर सकता। किस तरह से? आप एग्जांपल से समझ जाओगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है। बच्चों मैं एक वाक्य लिखता हूं कि ही इज ऑन द रूफ, वह छत पर है। आप देख रहे हैं यहाँ
ऑन द रूफ, ये इससे जुड़ी हुई चीज है, यानी कि ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, एक नाउन है। हालांकि अभी नाउन प्रेपोजिशन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कुछ, खैर इतना तो पता ही होगा यार, 12th करके ही तैयारी की जाती है कंपटीशन की। ही इज ऑन द रूफ, तो ऑन द रूफ अगर हम देख रहे हैं तो एक फ्रेज है, लेकिन इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर इतनी देखोगे बच्चों तो ये क्या कहलाएगी, ये फ्रेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक फ्रेज कहलाएगी, ये वर्ड फ्रेज है। तो इसका अपने आप में तो एक अर्थ है, ऑन द रूफ माने छत पर, बट इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगी। कोई भी कंप्लीट सेंस कैसे हो जाएगा, मैं कहूँ भाई छत पर, हाँ कुछ तो अर्थ है, मीनिंगफुल तो है, लेकिन छत पर क्या, तो कंप्लीट सेंस कब बनेगा, ही इज ऑन द रूफ, कि वह छत पर है। तो ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, लेकिन इट मेक्स या यूं कह लो, हाँ ऐसे कह सकते हो, इट मेक्स सम सेंस। सम सेंस का मतलब नॉट कंप्लीट, सम का मतलब होता है नॉट ऑल, ठीक है। तो ये कुछ सेंस बनाती है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं हो सकता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। अच्छा ऐसे और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो मैं अगर ये कहने लगूं, I saw a blind person, ये भी एक वर्ड फ्रेज है, ब्लाइंड पर्सन। देखो ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है, और पर्सन एक नाउन है। अच्छा हम इन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे ये एडजेक्टिव जो आया है ना, ये इसके बिना नहीं आ सकता। इसका मतलब ये चीज इससे जुड़ी हुई है, तो जब जुड़ी हुई संरचना है तो उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगी, फ्रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रेज हो जाएगी। बात भी देख सकते हैं, जैसे शो मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट ये फ्रेज है। शो मी मुझे दिखाओ, हाउ टू डू इट तुमने इसे कैसे किया। तो इस तरह से वर्ड फ्रेज का मतलब कुछ और नहीं है कि दो अलग अलग प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लो, दो अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी एक संरचना, ठीक है, मिलकर बनी एक संरचना क्या कहलाएगी, वर्ड फ्रेज कहलाएगी। जैसे कि इट इज मेड ऑफ गोल्ड। ऑफ किसके लिए आया बच्चों, गोल्ड के लिए तो आया। तो ये ऑफ का कोई अस्तित्व नहीं है अगर गोल्ड नहीं है, तो ये फ्रेज है। क्या कहलाएगी, ये फ्रेज कहलाएगी, वर्ड फ्रेज। और वर्ड फ्रेज मैं बता चुका हूँ बच्चों, फ्रेज का मतलब आप फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं ना, तो देखो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी दो शब्दों से मिली है, लेकिन एक शब्द उसमें वर्ब है, ठीक है, तो इसलिए उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेज का मतलब समझे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है, फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब ये एक सेंस तो है इनके अंदर, लेकिन एक पूरा सेंटेंस का सेंस नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो आप फ्रेज समझ गए ना, तो दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह हो सकता है जो एक सेंस तो देगा, लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस नहीं, पर कुल मिला के शब्दों के संयोग को, युग्म को फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज से बड़ी चीज होती है वैसे क्लाउज, लेकिन क्लाउज को मैं तुम्हें सेंटेंस से बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। सेंटेंस इसी में से बताऊंगा। अगर आप सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। बच्चों एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि एक ग्रुप इसमें सब्जेक्ट है, और मेक्स। अभी मैं सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं सब ये चीज पढ़ा देता हूँ आपको, फ्रेज, सेंटेंस, क्लाउज वगैरह, ठीक है। अब देखो, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, सेंटेंस उसे कहेंगे जो एक शब्दों का समूह का और जो बनाएगा एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस बनाने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत बेसिक से सेंटेंस ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको सब्जेक्ट नहीं बताया है। हालांकि सब्जेक्ट मुझे बता देना चाहिए था पहले, बट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सब आप जानते होंगे, बेसिक बेसिक बातें, फिर भी कुछ हद तक बता देते हैं। अब देखो सेंटेंस का मतलब आप समझ गए, सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक
मेक्स कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए, ऐसा शब्दों का समूह जो है सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, सेंटेंस के अंदर एक विशेषता होगी बच्चों, सेंटेंस के अंदर क्या विशेषता होगी, सेंटेंस अपना तो एक सब्जेक्ट रखेगा और उसकी ही वर्ब होगी अपनी, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होगी, और वो एक सिंगल पार्ट होगा। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं आई सेड दैट, he was a teacher, बहुत बेसिक सी बात, he was a teacher। तो I said that he was a teacher, बच्चे एक सेंटेंस है, कोई भी ऐसी लिखी चीज को जहां तक फुल स्टॉप लगा हो वहां एक सेंटेंस बोला जाता है। ये शब्दों का समूह है, इसका एक सेंस है। मैंने कहा था that he was a teacher, कि वह एक टीचर था, मैंने बताया था कि वह एक टीचर था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे बच्चों इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली, कि सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, आई सेड, ठीक है, ये कंजंक्शन होता है, इसको छोड़ दो क्योंकि दो क्लाउज या सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये भी तो एक सेंटेंस जैसा ही है, लेकिन सेंटेंस तो हम पूरे को कह रहे हैं, इसको कैसे सेंटेंस कह दे? तो समझना जरा बच्चों, ये पूरा एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। जब आपको लगे कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है तो उस एक छोटे सेंटेंस को आप क्या बोल देंगे? क्लाउज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लाउज। इसको भी क्या बोल देंगे बच्चों? क्लाउज बोल देंगे। और इनको मिला के क्या बोल देंगे? सेंटेंस। बात समझ गए? अच्छा, इसी वाक्य में से मैं एक वर्ड उठा लेता हूं, ध्यान से समझना। He was a teacher। तो ये क्या क्या हो गया? सेंटेंस। अब आप सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? कुछ बच्चे कहेंगे कि जी आपने इसको सेंटेंस कहा, आप ये बताइए, आपने यहाँ तो क्लाउज कहा था। भैया क्लाउज का मतलब है कि बिल्कुल सब सेंटेंस ही है वो, लेकिन वो एक सेंटेंस का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि उसमें मोर देन वन सेंटेंस है, मोर देन वन सेंटेंस, एक से ज्यादा वाक्य है। अब एक से ज्यादा वाक्य है तो इस अलग अलग वाक्य तो नहीं कह सकते, पूरे को क्या कहोगे फिर? तो पूरे को वाक्य कहना पड़ेगा, सेंटेंस कहना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बच्चे क्लाउज का मतलब आप समझे, क्लाउज का मतलब होता एक सेंटेंस ही है, लेकिन वो किसी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सेंटेंस है और इस वजह से उसको क्या कहा जाएगा? क्लाउज कहा जाएगा। तो बात आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि क्लाउज का मतलब है ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज दैट हैज ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट। चलिए मैं लिख देता हूं क्लाउज। क्लाउज का मतलब है ए पार्ट of sentence, a part of sentence that has its own subject and verb। समझे? अब एक बात बताऊं बच्चों, देखो इतनी परिभाषा सेंटेंस की भी है। किसकी? सेंटेंस की। भाई सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस भी तो अपना क्या रखती है? सब्जेक्ट रखती है, अपनी ही वर्ब रखती है ना? वर्ब कहने का मतलब प्रेडिकेट कह लो, ज्यादा बेटर है। अभी मैं बता दूंगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होती है बेसिकली, टेंशन मत लो। अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट हो। तो एक बात बताओ कि क्लाउज क्या है? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि वाक्य का एक हिस्सा जो अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट रखती हो। बस सब्जेक्ट समझो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्रेडिकेट में आ जाती है। तो ये भी सेंटेंस की परिभाषा है, बात समझ गए? लेकिन सेंटेंस में ये चीज नहीं आएगी। ये पार्ट सेंटेंस का भी सेंटेंस का पार्ट नहीं हो सकता, वो क्लाउज कहलाएगी। एक बात केवल लिखता हूं, they asked me how they go there, how they went there। अब आप समझो बच्चों, they asked me, एक सब्जेक्ट आपने कह दिया बिना देखे कि सेंटेंस है, मैंने मान लिया सेंटेंस है, बिल्कुल सही बात है, अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब है, सेंटेंस है, ठीक है। अब हाउ एक कंजंक्शन है, फिर आपने कह दिया कि अपना सेंटेंस अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब है, इसे भी सेंटेंस। लेकिन भैया अगर इसे भी सेंटेंस बताओगे, इसे भी सेंटेंस, तो इस पूरे को क्या बताओगे? तो बात समझ में आई?
तो इसका मतलब ये सेंटेंस का हुआ, और जिन्हें आप सेंटेंस कह रहे थे गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन भी पार्ट बन गए सेंटेंस का, अब उन्हें क्या कहो आप, क्लाउज कहो। तो समझ गए क्लाउज और सेंटेंस में फर्क इतना है कि क्लाउज भी सेंटेंस ही होता है, लेकिन क्लाउज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, इसलिए हमें उसे मजबूरन क्या कहना पड़ता है, क्लाउज कहना पड़ता है। क्लाउज कई तरह की होती है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। तो बच्चे वो क्लाउज हम पढ़ेंगे आगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक्स, तो बात समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। ठीक है, तो क्लाउज का मतलब है पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट सेंटेंस किसी भी सेंटेंस का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि खुद में वो एक सेंटेंस है। तो बात समझ गए होंगे। अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ अगला पार्ट देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें सब्जेक्ट नहीं बताया, बच्चे सॉरी सिलेबस नहीं बताया। सिलेबस बताऊंगा, पहले बेसिक पढ़ लो आराम के साथ, ठीक है, सब बता दूंगा मुझे क्या कराना है। आप जिस तरह की एरर्स में डालता हूँ, आपने देखा होगा प्रैक्टिस में, तो उनको कंसेप्चुअली समझाना है मुझे, सब कुछ बेहतरीन एकदम सिलेबस में सब समझ जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हो सकता है कि मेरे बोर्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन पढ़ने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी कंसेप्ट पूछना चाहते हैं पूछना, टेंशन मत लेना, कमेंट बॉक्स में सबका लॉजिकल रीजन बताऊंगा मैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो देखो सब्जेक्ट वो होता है, अगर मैं बता दूं तो, जो एक्शन करता है। एक्शन माने वर्ब, और वर्ब को मैं कहता हूं कार्य। जो क्या करता है बच्चों, कार्य। सब्जेक्ट वो होता है जो जो एक्शन करता है, कार्य करता है, या जिसके बारे में बात हो। अब बात समझ लेना बच्चे, दो बात याद रखना, सब्जेक्ट पता चल जाएगा आपको। जो एक्शन या वर्ब कार्य करता है, एक्शन वर्ब का मतलब होता है रोना, गाना, जाना, ये सब काम ही तो है ना। कपड़े धोना, ठीक, काम करना, कपड़े धोना, ये सब क्या है, जाना आना, ये सब काम कहे जाते हैं, इन्हीं को एक्शन या फिर वर्ब बोलते हैं। जिसके बारे में बात हो वो भी सब्जेक्ट ही होता है। तो सब्जेक्ट को अब जैसे क्या, जैसे कि मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें ले रहा हूँ एकदम, मैं चिंता मत करो, बाद में पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया चीज। सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरा एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप ये लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आप एक बात समझिए बच्चों, वह स्कूल जाता है, तो ये बताओ इस जाने का काम, मैंने कहा वर्ब को जो करता है, जाना, वर्ब गोज जाता है, पांचवी फॉर्म है, वो अलग चीज है, वो बाद में समझेंगे। तो तुम मुझे बताओ जाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने यही तो कहा, जो एक्शन को करता है, जो वर्ब को परफॉर्म करेगा ना बच्चों, वही सब्जेक्ट होगा। दूसरा देखना, ही इज ए टीचर। अब यहाँ एक्शन है ही नहीं, वह एक टीचर है, इसमें कुछ एक्शन है, कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, तो दूसरा वाला लगा दो। जिसके बारे में बात हो, वह टीचर है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। बच्चे जरूरी नहीं है सब्जेक्ट जो हो वो वाक्य के शुरू में हो, ध्यान से समझना। चलो मैं मिटाई देता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, चिंता मत करो, और अच्छे से आप समझ पा रहे हो गया थी। हियर कम्स, बस। लेकिन बच्चों के हिसाब से बताया जाता है सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन ऐसा है, बोलने में हम चीजों को इधर उधर कर सकते हैं, बस सेंस उनका निकलना चाहिए, ग्रामर लगनी चाहिए, ग्रामर इसमें सही है। हियर कम्स, बस। ऐसा क्यों होता है मैं बता दूंगा, ये एक तरह का इन्वर्जन है जो एडवर्ब के साथ हुआ है, वो बात की बात है। हियर कम्स बस, यहाँ बस आती है। अब एक बात बताओ, ये काम है, ये कार्य है, इसको कौन कर रहा है, आने का काम किसका है, हेयर का या बस का, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, बस हुआ ना। तो इसका मतलब ये है बच्चों, वर्ब को जो करता है, कार्य को जो करता है, वो सब्जेक्ट होता है। इस बात से मतलब नहीं है बच्चों कि आपने हेयर लगा दिया यहाँ तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। कुछ और सेंटेंस में बता देता हूँ जो आपके एरर्स में भी आए थे। मैंने लिखा देयर
देयर आर मेनी पीपल या देयर इज, बताइए क्या आएगा, इज या आर। अब कुछ कहेंगे जी ये रहा सब्जेक्ट, आपको लगता है ये सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट दो ही तरीकों से पता लगाना है, एक्शन, एक्शन तो इसमें कुछ है नहीं कि देयर आर मेनी पीपल, वहां नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई कार्य तो हो नहीं रहा, तो दूसरे पे आओ, किसके बारे में बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के बारे में, मैनी पीपल। तो जब मैनी पीपल है तो सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, आर होगा। क्या होगा सब्जेक्ट, आर होगा। बात समझ आई आपको या नहीं? तो देयर जो होता है एक एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, ये तो जबरदस्ती लिया जाता है क्योंकि फिर वाक्य का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। ये मैं देयर में बताऊंगा जब देयर वर्सेस दिस कराऊंगा, ठीक है, और वर्सेस इट कराऊंगा, ठीक है, तब पढ़ाऊंगा, फिलहाल बेसिक बातें तो आप समझ गए। तो देयर में जो है सब्जेक्ट जो होगा एक्चुअली ये वाला होगा, क्या होगा, ये वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं इट का आपके लिए। अगर मैं कहूँ इट इज द टेबल, ये वो मेज है, तो बच्चे इट एक प्रोनाउन होता है और सब्जेक्ट जो बनते हैं वो नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। और जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ इसी के हिसाब से जो है सब्जेक्ट आएगा, और इट जो होता है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, इज। तो इट में ऐसा नहीं होता जैसे देयर में होता, देयर इज नॉट ए प्रोनाउन, गॉट इट। देयर एक एडवर्ब होती है एक तरह की जिसको हम यूज करते हैं जे सब्जेक्ट, तो वो एक अलग केस है एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सब्जेक्ट के विषय में और दो तीन बातें बता देता हूँ बच्चों में। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखते हैं कि पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको एक चीज देखने मिलेगी बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का ही पता करना होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें वर्ब यूज करनी होती है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं अगर कह लूं last night at 10 PM लास्ट नाइट एट 10 PM, पिछली रात या लास्ट नाइट एट 10 PM। अब मान लीजिए शुरू में ये यूज कर दिया मैंने, तो ये सब्जेक्ट थोड़ी हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, ये देखो, ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर में घुसना, जबरदस्ती घुसना, है ना, जबरदस्ती, एंटर बाय फोर्स इसका मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये वो है, तो ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है बच्चों तो आप सोचिए कि इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, कि घर में कौन घुसा, इसका मतलब घर में घुसना या घुसना, एंटर बाय फोर्स। तो घर में कौन घुसा, एक लड़का, तो वर्ब को ये परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सब्जेक्ट में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा ना, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप देखते रहिए। एक चीज और बच्चे, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, ये बात थोड़ी सी भारी पड़ सकती है कुछ बच्चों पे। तो सब्जेक्ट एक नाउन बन सकता है, एक प्रोनाउन बन सकता है। अब मैंने नाउन तो बताया नहीं, तो थोड़ी देर, एक सेकंड में बता देता हूँ। नाउन का मतलब है दुनिया में किसी भी चीज का जब नाम रखा है ना बच्चों, जैसे सोचिए आप लोग हैं तो आपका एक नाम रखा गया है, किस लिए, आपकी पहचान के लिए। तो वो नाम जो होगा, दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम रखा गया है वो नाउन है, इसलिए नाउन को बोलते हैं बच्चे नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वस्तु का, उसकी पहचान के लिए, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो, उसका नाम रखा गया है। जैसे एक बात सोचिए कि ये बोर्ड है, तो ये लकड़ी की जो भी चीज है, इस वस्तु का एक नाम है जिसका नाम क्या है, बोर्ड। तो बोर्ड क्या बन जाएगा, एक नाउन, ठीक है। ये मार्कर है, इसका नाम ये पता नहीं क्या था, जब लोगों के सामने आया होगा तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा ये क्या है, तो वो पूछ रहे होंगे साहब ये क्या है, तो इसका नाम बताया कि मार्कर। तो मार्कर क्या बन गया, एक नाउन बन गया। ये है, ये पता नहीं किसी बच्चे को ये क्या है, मैंने बताया कि भाई ये कैप है, तो कैप एक क्या है, नाउन है। तो दुनिया में किसी भी चीज का नाम ले लो आप, वो नाउन है, ठीक है। चलिए प्रोनाउन, प्रोनाउन वो होता है जो किसकी जगह आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन।
नाउन की जगह जो आ सकता है वो प्रोनाउन है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, एक सेकंड। जैसे कि रॉबर्ट इज ए फार्मर, he has oxen। ठीक है, ओक्स माने होता बैल और ओक्सन माने होता प्लूरल इसका। तो रॉबर्ट इज ए फार्मर, रॉबर्ट बताओ किसी चीज का नाम है, ठीक है नाम है, रॉबर्ट किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया नाउन। ठीक है, इज ए फार्मर, मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ध्यान रखें मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। रॉबर्ट इज ए फार्मर, रॉबर्ट एक फार्मर है, ठीक है, किसान है। अच्छा फार्मर कौन है? फार्मर किसान, किसान किसी को तो कहते होंगे, तो ये भी तो नाम ही है, ये भी क्या है? नाम। ही हैज, अब बताओ ही किसकी जगह आया है? इस रॉबर्ट की जगह। तो जो चीज नाउन की जगह आ सकती है, क्योंकि बार बार हम रॉबर्ट 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 नहीं करेंगे। आप दो लोग जब भी बात तीसरे के बारे में बात करते होंगे, सपोज करिए आप किसी तीसरे व्यक्ति कमल के विषय में बात कर रहे हैं, तो आप बार बार नाम तो नहीं लेंगे, यार कमल ऐसा है, कमल ऐसा, बाद में क्या कहने लगते हो, यार वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो वो या वह, ये सब सारे प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब तुम दोनों ही केस में देखो, दोनों ही सेंटेंस में ये है वर्ब, और आप दूसरा फंडा लगाओ, रॉबर्ट इज ए फार्मर, बात किसके बारे में हो रही है? रॉबर्ट की। रॉबर्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ही हैज 2 oxen, ओक्स माने बैल होता है और ओक्सन माने क्या होता है? प्लूरल होता है, ओक्स का ओक्सन होता है, ठीक है। तो ओक्सन, तो उसके पास 2 बैल है। अगर उसके पास 2 बैल है बच्चों, तो एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट है। तो दुनिया में केवल नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। और दुनिया में कोई तीसरी चीज सब्जेक्ट नहीं बनती। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं थोड़े से, तो आएगा जेरेंड। तो जेरेंड अभी हम नहीं बता सकते, जेरेंड को जेरेंड में ही बताएंगे क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे इन्फिनिटिव, जेरेंड और इन्फिनिटिव होता है ना, B4 भी सब्जेक्ट बनते हैं, और क्या बनते हैं? 2+B1, तो वो भी एक प्रकार के नाउन होते हैं। उन्हें अभी डिटेल में नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि अभी मैं उनके बारे में नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी कुछ नहीं पता है इस विषय में। तो नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। आप चाहे हम एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना लें, तो एक शब्द आ गया एडजेक्टिव, लो साहब इसको भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव पता क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ, ये होता है एडजेक्टिव जो किसके लिए है? नाउन के लिए। एडजेक्टिव को समझना बेसिक, मैंने लिखा काला, फिर लिखा कौवा। अच्छा कौवा किसी पक्षी का नाम है, तो नाउन हो गया। काला एडजेक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि काला नहीं आता अगर कौवा नहीं आता तो देखो, ऐसा कोई भी शब्द जो ऐड किया गया है या मीनिंग को बदल दे, जुड़ के मीनिंग को बदल दे नाउन के, तो नाउन के साथ जुड़ के मीनिंग बदल दिया। कौवा कैसा? काला। कोई कहने लगे सफेद कौवा, तो यार कौवे का तो मीनिंग बदल जाएगा कि यार सफेद कौवा। अरे तो ऐसी अगर आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी है, तो उसके पीछे क्या लगा के देख लो? नाउन। जैसे बेईमान आदमी, ईमानदार आदमी, अच्छा लड़का, कुछ भी नाउन लगाओ। सड़ी हुई, सड़ी हुई, सड़ी हुई क्या? सड़ी हुई फिल्म, बेकार फिल्म, घटिया फिल्म, तो ऑल आर द एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव समझ में आया। अब एडजेक्टिव कभी भी जो है बच्चे क्या नहीं बन सकते? सब्जेक्ट। क्यों नहीं बन सकते वो मैं एडजेक्टिव में समझाऊंगा। मुझे लगता है सब्जेक्ट आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। ये बेसिक इंग्लिश चल रही है, अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। अब सब्जेक्ट हम आपने पढ़ लिया, अब आता हूं मैं इंग्लिश पे, जो मुझे आपको पढ़ाना है। ऑब्जेक्ट नहीं बताया, उसकी वजह है ऑब्जेक्ट ना बताने की। अगर मैं ऑब्जेक्ट बताने लग गया तो बच्चों मुझे वर्ब बतानी पड़ेगी, और वर्ब के कम से कम भी नहीं तो 10 रूप है, ठीक है। ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, रेगुलर है, पॉजिटिव है, लिंकिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप है। अगर मैंने एक बार आपको ऑब्जेक्ट बताया तो फिर समझिए मुझे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव टॉपिक शुरू करना होगा। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप देख चुके होंगे जब मैंने एक्सरसाइजेस कराई थी आपको, ठीक है। तो इसलिए उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अभी नहीं बता रहे आपको, ऑब्जेक्ट तभी बताऊंगा जब वर्ब शुरू करूंगा, ठीक है। अभी अब इतने बेसिक जानने के बाद, ठीक है, देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई भाई बच्चों, 35 मिनट, नो प्रॉब्लम। तो इतना सब जानने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें पढ़ना क्या है। ये बेसिक अपना ध्यान से रखना। मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं बताए हैं बच्चों, टाइप ऑफ सेंटेंस एक चैप्टर में बता देंगे, उसकी टेंशन आप नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट बताया मैंने, प्रेडिकेट नहीं बताया, चलो वो भी बता देता हूँ। जैसे हम ये लिखते हैं ना, ही इज अ टीचर, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब सहित बाद में जितना बचा उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विधेय। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट होता है। इट डजंट मैटर हमारी ग्रामर में इसका कोई खास
प्रेडिकेट शब्द के लिए कोई खास यूज नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जाने, बस इतना ही समझ लीजिए। सब्जेक्ट के बाद वाला सारा पार्ट जो है प्रेडिकेट होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैं हाँ इंग्लिश का सिलेबस बता रहा था मुझे क्या पढ़ाना है। तो देखो बच्चों, इंग्लिश में मुझे दो चीजें होती है बेसिकली मेनली। एक तो होती है बच्चों आपकी ग्रामर, एक होती है वोकैबुलरी। तो वोकैब लिख दिया मैंने। देखो जो ग्रामर का मतलब है कंसेप्ट पढ़ना, रूल्स जो है इसके वो पढ़ना कंसेप्चुअली, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और बच्चों इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन और हमारा प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या छूट गया भाई? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये क्या छूट गया भाई? वर्ब तो छूट गया यार, मेन वर्ब। चलो तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिख कर देख लो, इनमें से कुछ चीजें उस सेंटेंस के अंदर जरूर होंगी। यानी कोई भी सेंटेंस मिलकर बना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है स्पीच माने स्टेटमेंट, स्टेटमेंट माने वाक्य, वाक्य के टुकड़े हैं ये। आप एक वाक्य लिखो, मैंने लिखा I don't want to go there। अब देखो ध्यान से समझो। आई सब्जेक्ट क्या कह लो? प्रोनाउन का। अब तो प्रोनाउन, डोंट वर्ब, वांट वर्ब, टू प्रेपोजिशन, गो वर्ब, देयर एडवर्ब। हालांकि एडजेक्टिव नहीं है इसमें, तो हर चीज हर वाक्य में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। और बच्चे जिसको ये समझ आ गए ना, देखो मेरा मानना ये है, मेरा मानना नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। जिसने वाक्य पढ़ के ये पता लगा लिया कि इस वाक्य के हर हिस्से को क्या कहा जाता है, समझ लो उसे यूज भी आ गया। और जिसने ये नहीं बताया उसकी इंग्लिश कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, वो मार खाते रहते हैं। तो पहली चीज बच्चों हमने देखी पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देख लिया हमने? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी चीज हम जो देखेंगे वो देखेंगे टेंस। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी टेंस तो पहले पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पहले पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सुनना जरा बच्चों, हम टेंस नहीं पढ़ेंगे पहले शुरू में, हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, ठीक है। टाइम एंड टेंस आप जानते हैं। टेंस में ये पता लगता है कि वाक्यों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन सा वाक्य किस टेंस में बनना चाहिए और क्या समय उसका होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 वॉइस एंड नरेशन, वॉइस एंड नरेशन। नंबर 4 अगर आप देखते हैं तो आलतू फालतू चीज। आलतू फालतू चीज का मतलब ये है कुछ चीजें एसएससी जो है बहुत ज्यादा ही पूछता है, तो उनके हमने चैप्टर बना लिए। हालांकि वो पार्ट इन्हीं में से है, जैसे कि हमारा मूड हो गया, है ना, ठीक। नंबर 5 मूड के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मूड है और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं आपकी, है ना, तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। जितनी भी इधर उधर की चीजें हैं वो सब मैं इसी में करा दूंगा, ठीक। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये तो ग्रामेटिकल पार्ट था, पूरे का पूरा मैं कराऊंगा आपको डिटेल में, और आपको कमी नहीं लगेगी कोई भी। आप जब भी सेंटेंस करेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि आप फेल हो रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता। इतना कंसेप्चुअल, इतना लॉजिकल पढ़ा दूंगा आपको। देखिए वोकैब में अगर आप देखते हैं तो वोकैब में देखते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब हो गया आपका। बेसिकली एंटोनिम सिनोनिम्स तो है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें कुछ वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन, तो वो फ्रेजल वर्ब लिख दिया, छोड़ो उसको। ये पार्ट है। अब पता है होता क्या है, बच्चे ये चाहते हैं कि ये भी हमें टीचर कराए।
जबकि मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, तुम दुनिया का कोई सा, लोग कहते हैं ना कि 1000 वो क्या 1 घंटे में याद, सब बकवास है। जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे, इनकी प्रैक्टिस, इनको पढ़ने का एक तरीका, पहले इनको याद करो फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो जैसे एग्जाम में आई है, ऑब्जेक्टिव कोई भी पुस्तक ले लो, जैसे किरण की ले लो पुस्तक, ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा हूं मैं केवल, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, टिक लगाओ, बस इसका यही तरीका होता है, क्योंकि हमें टिक लगाना वहां, ठीक, याद करो टिक लगाओ, याद करो टिक लगाओ। हालांकि अन्य किताबें भी हैं वोकैब के लिए, बहुत सारी हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे बेहतरीन किताब है एसपी बख्शी, ग्रामर के लिए भी ठीक है एसपी बख्शी। उससे पहले पढ़ो, फिर उसी में ऑब्जेक्टिव दे रखे वो लगाओ, फिर एक किताब ले लो कोई प्रीवियस ईयर। बच्चे सबसे ज्यादा जो हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने चाहिए ना सिनोनिम एंटोनिम, प्रीवियस ईयर के करने चाहिए। जैसे किरण में दे रखे 1000 वोकैब, 1000 सिनोनिम्स है, 1000 एंटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स है, वन वर्ड्स है, तो वो सारे प्रैक्टिस कर लो आप, तो वो बेटर होगा। लेकिन कुछ नमूने ऐसे हैं बच्चों कि उनका ये लगता है कि ये सब भी टीचर ही कराया जाना चाहिए, टीचर के द्वारा कराया जाना चाहिए। तो बच्चे ऐसा है कि आजकल तो ये बिजनेस बन चुका है कुछ ही, तो बच्चे को खुद से तो कुछ नहीं करना, बस सब चीज टीचर करा दे। और इस चक्कर में क्योंकि आपकी डिमांड है, टीचर करा भी रहे हैं। सिनोनिम्स आके सिनोनिम 5 सिनोनिम आएंगे, उनके अर्थ बताएंगे, उनके 4 और सिनोनिम से लिख देंगे। तो ये तो आप लोग घर भी कर सकते हैं। तो समय बचाइए, खुद से पढ़िए, खुद से पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, फिर भी इडियम्स और वन वर्ड्स की प्रैक्टिस में करा दूंगा, जैसे मैं कराता हूँ उस पे मोबाइल पे, है ना, पेपर पे, ठीक है। बाकी आपका पार्ट है, आपको ही करना पड़ेगा, और ये बात आपको एक दिन समझ आ जाएगी खुद से खुद ही। जब आप सफल होंगे ना, तो उससे पहले जो आप मेहनत करेंगे उन दिनों में समझ में आएगी कि हमारे ही करने का पार्ट था। बाय द वे ग्रामर आपको कंप्लीट मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये समझाने वाला पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है सिलेबस में। कल मिलते हैं और हम कल शुरुआत करेंगे एक टॉपिक की बेहतरीन। अभी बेसिक मैंने बताया, कल भी आई थिंक मैं सेंटेंस के पार्ट बता दूंगा, बेसिक बताऊंगा। बाकी हमारी क्लास ये समझ लो, ये मत समझना कि बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कुछ बताऊंगा नहीं, सब एग्जाम के पर्पज से जरूरी है और आपको पढ़ना चाहिए। बच्चे उस इमारत, जो इमारत आपने बनाई है, उसमें ऊपर आपने कितनी मजबूत दीवारें लगाई हैं, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी ना तो बेकार है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कक्षा 12 कर लो और 11 तक ना पढ़ो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11 तक बेस है 12 का, ठीक है। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है यार ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमें आता है, तो देखना अभी आने वाले टाइम में बेसिक से ही मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए। बाकी गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। कल की क्लास कल करेंगे, आज के लिए ना।